नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान केसरी में हूं आपके साथ मोइन खान। राजस्थान केसरी की खास मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं देश के जाने माने डॉक्टर डॉक्टर नीलेश खंडेलवाल, मोनिका मैटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मोहन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से आगामी आने वाली दीपावली एवं धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर, हमारा पहला सवाल है, कितने समय से चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर नीलेश खंडेलवाल सेवाएं दे रहे हैं? मुझे टोटल 16 साल हो गए हैं मेडिकल लाइन के अंदर, और मैं गर्व से कहता हूं कि मोनिका हॉस्पिटल को आज 13वां साल चल रहा है। मोनिका हॉस्पिटल आज निरंतर अपनी नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है। तो हॉस्पिटल के बारे में, हॉस्पिटल की शुरुआत की थी हमने। मोनिका हॉस्पिटल की नींव हमने झोटवाड़ा के क्षेत्र में 13 साल पहले रखी थी। झोटवाड़ा, जब हम झोटवाड़ा के अंदर आए थे तो उस समय पर मेडिकल के क्षेत्र में झोटवाड़ा काफी पिछड़ा हुआ इलाका था। यहाँ पर प्राथमिक उपचार से ज्यादा इलाज की सुविधाएं नहीं थी और कार्डियोलॉजी एवं क्रिटिकल केयर की सर्विसेज का नितांत अभाव था। मैं और मेरी वाइफ मोनिका, हम लोग अपनी पढ़ाई पूरी करके आए। यहाँ पे जब हमने देखा कि जयपुर से लगते हुए इलाके में भी ये हालात है, तो हम लोगों ने अपने डॉक्टरी को स्टार्ट करने के लिए इस इलाके को चुना। दिन और रात हम लोगों ने इस इलाके की जरूरतों को समझते हुए डॉक्टरी की शुरुआत की। यहाँ के लोगों के पास लोग बहुत थे, भले और भोले लोग थे, लेकिन पैसे उनके पास ज्यादा नहीं थे। इनको यहाँ पुलिया के पास जाकर के इलाज कराने के नाम पर बहुत मोटा पैसा देना पड़ता था, जिसमें भी प्रॉपर डॉक्टर रात के टाइम पे मौजूद नहीं हुआ करता था। हम लोगों ने, मोनिका और मैंने, यहाँ पर एक सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की। रात के समय पर भी हमने क्रिटिकल पेशेंट्स को अटेंड किया, कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज को हमने अटेंड किया। हमने हर तरीके की इमरजेंसी को खुद ने पर्सनली अटेंड करके हर संभव मदद देने की कोशिश की। और इसके साथ हमने मरीज के लिए अगर किसी अन्य स्पेशलिटी के डॉक्टर की जरूरत होती है तो जयपुर के प्रसिद्ध अस्पतालों के बड़े सीनियर कंसल्टेंट्स को झोटवाड़ा में लाने की कोशिश की और झोटवाड़ा के अंदर उन सभी डॉक्टर्स की सुविधाएं मुहैया कराई। सर, पढ़ाई के दौरान सोच लिया था आपको डॉक्टर ही बनना है? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं एक व्यापारी परिवार से आता हूँ और हमारे घर के अंदर पढ़ाई के मामले में कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन मैंने शुरुआत से हमारे परिवार में बीमारी देखी। तो बीमारी देखी, साथ में मेरे दिमाग में एक क्रांतिकारी पॉइंट चलते थे कि क्या हम बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड करा सकते हैं। और ये चीजें सोचते हुए ही मैंने इस मेडिकल क्षेत्र में आने की सोची और मैंने पीएमटी और सीपीएमटी पास करी, अपनी पढ़ाई पूरी करी और पढ़ाई पूरी करके मैंने जयपुर में अपना हॉस्पिटल सिस्टम। जी जरूर। तो सर, अपना मोनिका मैटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल है, तो किन किन बीमारियों का यहाँ पे सफल इलाज किया जाता है? मोनिका मैटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल एक 125 बेडेड विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। आज के समय पर ये मल्टी स्पेशलिटी के क्षेत्र में जनरल मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, गैस्ट्रो सर्जरी, गैस्ट्रो फिजिशियन सर्विसेज, प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स और इसके अलावा डायलिसिस सुविधाएं, आईसीयू की सर्विसेज। इसके अलावा अगर हम चिकित्सा क्षेत्र की और बातें करें तो न्यूरो सर्जरी की और न्यूरो फिजिशियन की ऑन कॉल सर्विसेज यहाँ पे लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं। ईएनटी की सर्विसेज अभी हमने रिसेंट में स्टार्ट की है और हमारा प्रयास है कि हम झोटवाड़ा के क्षेत्र में ये ऑप्थेल्मोलॉजी, आंखों के विशेषज्ञों की सुविधाएं भी प्रोवाइड करवाएं। सर, काफी समय से आप जनता की उन मरीजों की सेवा कर रहे हैं, तो लाइफ के अंदर कोई चैलेंजिंग केस रहा हो जो यादगार? हमारी लाइफ की शुरुआत से चैलेंजिंग केसेस से भरी हुई है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अभी 4 दिन पहले ही
साल का बच्चा आया था जो जिसके गले में सिक्का फंस गया था, और उस बच्चे को हमने रात के टाइम पर ही, करीब 10:30 बजे की बात है, और उस बच्चे का हमारे यहाँ के जो गैस्ट्रो फिजिशियन डॉक्टर शुभम है उन्हें बुला करके और हमारी जो क्रिटिकल केयर में उसने उस बच्चे का सिक्का निकाला। करीब 10 दिन पहले एक बुजुर्ग बाबूजी आए थे, डायबिटिक पेशेंट थे, उनको खून की उल्टियां हो रही थी। रात के 11:15 बजे उनको इमीडिएटली एंडोस्कोपी करी। पेशेंट का हीमोग्लोबिन काफी फॉल हो गया था, लगभग 6.25 के आसपास उसका हीमोग्लोबिन रह गया था। पेशेंट की रात में ही गले के अंदर 6 बैंड लगाए गए जहाँ से ब्लीड हो रहे थे। रात को इसको ब्लड ट्रांसफ्यूज किया गया। अभी हम लोग जब ये सारी बातें कर रहे हैं, एक 5 साल की छोटी बच्ची जिसकी अनफॉर्चुनेटली एक किडनी खराब हो गई थी, उसकी किडनी को, क्योंकि वो किडनी डेड हो चुकी थी, उसे अभी निकाला गया। जस्ट अभी ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है। तो पेशेंट के नजरिए से हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन मैं आप सबको एक बहुत गजब का केस बताना चाहूंगा जो अभी हमने कुछ दिनों पहले प्लास्टिक सर्जरी का किया था। मरीज का एक टक्कर लगने की वजह से पसलियां टूट रही थी। पसलियां टूट जाने के बाद में मरीज ने बेल्ट लगाई, वो एक मेडिकल ट्रीटमेंट था, लेकिन कंप्रेशन की वजह से उसके यहाँ से यहाँ तक की खाल गल गई थी, और उसकी खाल इधर से एक्जिला से लेकर के क्रेस्ट तक पूरी की पूरी गल चुकी थी और एंटायरली यहाँ तक गल चुकी थी। वो विभिन्न विभिन्न हॉस्पिटलों में करीब 1.5 महीने तक घूमता रहा। इसके बाद मरीज यहाँ आया, यहाँ पे उसका 2 बार उसका प्लास्टिक सर्जरी वर्कअप हुआ, और पेशेंट करीब 17 दिन यहाँ एडमिट रहा, और पेशेंट यहाँ से बिल्कुल कंफर्टेबल रिकवर होकर के गया। जरूर सर। उस समय से तो आपने बता दिया है कि मोनिका हॉस्पिटल में लगभग सारी सुविधाएं हैं, लगभग सारे उपचार देने की आप कोशिश भी कर रहे हैं, कुछ नया भी कर रहे हैं। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि अब यहाँ पे अपकमिंग कुछ नया क्या होने वाला है? मोनिका हॉस्पिटल अपने निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है, और हमारा यह प्रयास रहता है कि हम नया कुछ लेकर के आते रहे। हमने अभी रिसेंट पास्ट में लाइगाश्योर की कॉटरी मशीन खरीदी है, जो इस पूरे इलाके की अकेली मशीन है। इस मशीन के द्वारा दूरबीन के जो ऑपरेशन है, ब्लडलेस सर्जरीज होती है, और इस पूरे 10 किलोमीटर के इलाके में ये सिंगल मशीन है, किसी भी और हॉस्पिटल में ये मशीन नहीं है। और इस मशीन के द्वारा बड़ी बड़ी जो गैस्ट्रो सर्जरीज है, किडनी की सर्जरीज है, वो सब बहुत सक्सेसफुली परफॉर्म की जाती है। लाइगाश्योर नाम से यह मशीन है। अपकमिंग प्लानिंग्स के अंदर हम लोग अभी झोटवाड़ा क्षेत्र में हमने एक नई कमी ढूंढी है, जो हमें काफी दिनों से नजर भी आ रही है। रात के समय कोई ईएनटी डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं है। आज यदि किसी के कान में मच्छर भी घुस जाए तो रात को यहाँ पर कोई ईएनटी कंसल्टेंट अवेलेबल नहीं है। तो हमारा प्रयास है कि हम यहाँ पे 24 घंटे इस पूरे इलाके में ईएनटी फैसिलिटी दें। हमने अभी ईएनटी के ओपीडी एंड सर्जरी स्टार्ट करवा दी है। इसके अलावा बहुत रेगुलरली हम लोग एक चैलेंज फेस कर रहे हैं कि किसी की आंख में लग गई, कोई केमिकल गिर गया, वेल्डिंग करके कोई दाना गिर गया, रात के समय पर झोटवाड़ा में दोपहर में 2 बजे के बाद आंखों के डॉक्टर की सर्विसेज अवेलेबल ही नहीं है। और झोटवाड़ा ही नहीं, यदि हम पूरे इलाके की बात करें तो करीब करीब 10 किलोमीटर के एरिया में रात के समय कोई आंख का डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे हाई क्लास, हाई एंड ऑप्थेल्मोलॉजी एंड ईएनटी सर्विसेज एस्टेब्लिश करें। इसके अलावा कैथ लैब हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट है मोनिका हॉस्पिटल के अंदर। हमने यूरोलॉजी को यहाँ पे काफी एडवांस मॉड्यूल में डेवलप किया है। इसमें हमारे पास यहाँ पे जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर महेश बगड़िया हमारे साथ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर महेश बगड़िया एक लेप्रोस्कोपिक यूरोलॉजिस्ट है, जो लेप्रोस्कोपिकली किडनी के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ये किडनी ट्रांसप्लांट हेड भी हैं जयपुर के जाने माने हॉस्पिटल के। इसके अलावा हमारे पास गैस्ट्रो सर्जन है डॉक्टर सीताराम यादव, जिन्होंने अपनी गैस्ट्रो सर्जरी के एमसीएच डिग्री एम्स से अपनी पढ़ाई एम्स से पूरी की है, और आज वो निम्स मेडिकल कॉलेज में लिवर ट्रांसप्लांट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। तो उनके अंडर गाइडेंस हमारे यहाँ पे गैस्ट्रो सर्जरी का डिपार्टमेंट गैस्ट्रो की सारी सर्जरी परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा
हमारे यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी के अंदर डॉक्टर विमल मित्तल अवेलेबल है। तो प्लास्टिक सर्जरी के अलावा ईएनटी के अंदर डॉक्टर सुमन सैनी हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। गायनी एंड ऑप्स में डॉक्टर मोनिका जालानी जो एसएमएस से 3 बार की गोल्ड मेडलिस्ट भी है, डॉक्टर मोनिका जालानी अवेलेबल रहती है, 24 घंटे मौजूद है। इसके अलावा हमने यहाँ पर झोटवाड़ा एरिया के अंदर मिनिमल इन्वेजिव की सर्विसेज स्टार्ट की है। मिनिमल में आप सभी के लिए हो सकता है मिनिमल इन्वेजिव एक नया शब्द हो। मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी क्या होती है, जिसमें एक छोटे से छेद के द्वारा आप शरीर के किसी भी अंग में जाकर के और उसका ऑपरेशन करके और ट्रीटमेंट कर सकते हो। ये सर्विसेज हमने झोटवाड़ा के अंदर स्टार्ट किए और हमने कई चैलेंजिंग केस किए जिसमें पैर की नस में खून का थक्का जम जाना, इसके अलावा लीवर की जो मेन नस होती है जिसको कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं, उसके अंदर कैंसर था, तो इसकी वजह से उस नली में कैंसर से मरीज का पीलिया बढ़ जाना और उस पीलिया के दौरान मरीज का क्योंकि ड्रेनेज ब्लॉक है तो उसमें पीटीबीडी की सर्जरी होना, या फिर पेशेंट के लंग्स के अंदर कोई ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन हो रही है लंग्स की प्लूरल फ्लूइड में, तो उसकी ब्लॉक उस नस को ब्लॉक करना, या फिर थायराइड की ग्लैंड का माइक्रोवेव एब्लेशन करना, या फिर यूट्रस के अंदर डिलीवरी के बाद पीपीएच प्रेसिपिटेट हो जाने की वजह से हो सकने वाली जो मौतें होती हैं उनको रोकने के लिए ये मिनिमल इन्वेजिव तकनीक आज वन ऑफ द वंडरफुल टेक्निक है, जिसके अंदर यूट्रस की जो ब्लड सप्लाई है उनके अंदर कॉइलिंग कर दी जाती है, इमीडिएटली उसके अंदर ब्लॉकेज डाल दिया जाता है, उसकी ब्लड सप्लाई रुक जाने से यूट्रस की ब्लीडिंग रुक जाती है। ये सब टेक्नोलॉजी, ये सब फैसिलिटीज हमारे यहाँ पे डे टू डे रेगुलर बेसिस पे यूज की जा रही हैं और हमने यहाँ पे झोटवाड़ा के अंदर इन सब सुविधाओं को स्टार्ट किया है। इनके अलावा हम लोग आगे आने वाले समय में न्यूरो सर्जरी, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन, बाईपास सर्जरी और एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी, इनकी सर्विसेज भी हम इस इलाके के अंदर प्रोवाइड करवाने के लिए अभी प्रयासरत है और निकट भविष्य में हम लोग यहाँ पर इन सब सर्विसेज को एक्टिव करते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, मोनिका मैटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल में आने वाले वक्त में सारी सुविधाएं देने की कोशिश जारी है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आप फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, तो जरा हमारे दर्शकों को और जो हार्ट से मरीज हैं उनके लिए आपको क्या राय है, क्या बहुत बड़ा टॉपिक छेड़ दिया आपने। दो अलग अलग चीजें, फिजिशियन और कार्डियोलॉजी। सबसे पहले हम लोग फिजिशियन का पॉइंट से बात करते हैं। फिजिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको पूरी डिटेल बताऊं तो मौसमी बीमारियों से लेकर के और रेगुलर बेसिस पे हो सकने वाली बीमारियों में हम किन किन बीमारियों को कवर कर सकते हैं और किन किन बीमारियों को ट्रीट कर सकते हैं, ये सब चीजें फिजिशियन लेवल पे आती है और इन सब का जो निदान है वो उचित मेडिकल सुविधा के साथ में ही मौजूद है। आज के समय पर मौसमी बीमारियों में नई बीमारी चली है स्क्रब टाइफस। यह स्क्रब टाइफस वायरल फीवर की तरह से अपने आप को प्रेजेंट करता है, लेकिन इसकी चपेट में आने वाला पेशेंट अगर उचित इलाज ना मिले तो सीवियर मॉर्टेलिटी की तरफ प्रोसीड कर जाता है। फिजिशियन के तौर पे बहुत सारी और बीमारियों के अंदर हार्ट डायबिटीज आती है, हार्ट गैस्ट्राइटिस आता है, हार्ट लूज मोशन आते हैं, हार्ट निमोनिया आता है, इसके बाद में एक्यूट इमरजेंसी सारी होते हैं। कार्डियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कहें आपको तो अपने आप में हम अगर देखते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड जोन में देखते हैं, इंडिया एक हार्ट की और डायबिटीज की डिजीज का एक कैपिटल बन चुका है, राजधानी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेजी से हार्ट की डिजीजेस बढ़ रही है, डायबिटीज बढ़ रही है। इन सब का जो कारण है हार्ट की डिजीजेस बढ़ने का, पुअर खान पान के बदलाव, लोगों की जीवन शैली का बिगाड़, इस सब के अलावा लेक ऑफ नॉलेज, लेक ऑफ ट्रीटमेंट, डीपर एरियाज के अंदर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज का अवेलेबल ना होना, ये सब कार्डियोलॉजी की प्रॉब्लम है। कार्डियोलॉजी के अंदर आज जो ट्रेंड है वो यंग एज मॉर्टेलिटी की तरफ एंड सडन कार्डियक अरेस्ट की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है।
ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है, जिसके अंदर की हम अगर कहें बहुत क्लियरली, कार्डियोलॉजी का ट्रीटमेंट में 2 पॉइंट्स को आज के समय पर वर्ल्ड वाइड फोकस किया जा रहा है, प्रिवेंटिव एंड थेरेप्यूटिक। दोनों शब्दों में क्या फर्क है? हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, अटैक आ गया या दिल की तकलीफ हो गई, तो उसका जो इलाज है ये थेरेप्यूटिक वे में है। इस चीज को अगर हम पूरी तरह से डिटेल देखते हैं तो उसमें शुरुआत ईसीजी से होती है, आगे ब्लड टेस्ट से आगे उसमें कंफर्मेशन होते हैं, और इको, टीएमटी और एंजियोग्राफी ये इसमें मेजर रोल प्ले करते हैं। प्रिवेंटिव के अंदर क्या इंपॉर्टेंट की जाती है कि मेरे अटैक आने से पहले ही मैं अपने अटैक आने के कारणों को पहले ही जज कर लूं और उनको समय रहते सुधार कर लूं। दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, जिसके ऊपर वर्ल्ड वाइड ट्रेंड चेंज हो रहा है। एक लेटेस्ट स्टडी आई थी अभी, यंग एज मोर्टेलिटी के अंदर अभी 6000 35 ईयर्स की एज तक के 6000 केसेस का डाटा कलेक्ट किया गया। उसके अंदर एंटायरली 6000 पीपल के अंदर 98% ऑफ द पीपल वर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस, एंड स्ट्रेस वाज द मेजर फैक्टर फॉर यंग एज मोर्टेलिटी। लीस्ट फोकस्ड पॉइंट है बट हाईली डैमेजिंग पॉइंट है जो नजर आया है, जिस पे ध्यान देने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? आज खान पान की शैली बदल रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, लोगों के जीवन शैली में बदलाव आया है, ये स्ट्रेस अपने आप में सबसे बड़ा है। इसके अलावा बीपी, शुगर, लोगों के फैमिली हिस्ट्री, स्मोकिंग, ये सब मिलकर के आज अच्छे खासे जो पहले लोगों की जो जीवन शैली थी उसमें बदलाव की वजह से आज की बीपी बढ़ने लगी। इन सबको ध्यान रखते हुए यदि मैं आप सबको ये बात कहूँ कि हमको क्या करना चाहिए, तो ये 2 तरीके के लोग हो सकते हैं। पहला वो जिसको ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी है, उसे अपने डॉक्टर के पास रेगुलरली दिखाने जाना चाहिए। तो उसको अपने डॉक्टर के साथ प्रॉपरली सारी चीजें चेक करानी चाहिए। डॉक्टर वो हो जो आपके पास टाइमली अवेलेबल हो, रात की इमरजेंसी में भी आपके पास अवेलेबल हो, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अवेलेबल हो, और डॉक्टर कार्डियोलॉजी की प्रॉपर नॉलेज रखता हो। ये सबसे जरूरी पार्ट है। डीपर एरियाज के अंदर लोगों की कंडीशन ये है कि एक बार दवाई लिखी, साल भर तक लोग बाग वही दवा खा रहे हैं। सीजनल चेंजेस को लोग बाग फॉलो ही नहीं करना चाहते हैं, या फिर लोग ये समझना ही नहीं चाहते हैं कि उनको दिखाने की जरूरत है कि उनका आज बेसिक पैरामीटर क्या चल रहा है। अपने किसी भी जो कंपेटेबल डॉक्टर है उसको टाइमली दिखाएं, डॉक्टर के कहे अनुसार अपनी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करें, स्मोकिंग छोड़ें, स्ट्रेस रिलीजिंग एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करें, कम नमक और देसी घी का परहेज ये शुरू करें, और अपनी नियमित जीवन शैली में कसरत या व्यायाम या एक्सरसाइज इसको एक्टिवली इन्वॉल्व करें। ये थेरेप्यूटिक वे हुआ। प्रिवेंटिव वे में हम क्या कह सकते हैं, हमें हमारी बीमारी हो ही नहीं, हमें ऐसा कुछ करना है, या मेरी फैमिली हिस्ट्री है तो मेरे दादा परदादा पिताजी उनको हार्ट की दिक्कत हुई, लेकिन मैं कैसे बच सकता हूँ? मेरे बचने का तरीका क्या होगा? मैं मेरी जीवन शैली को सुधारूं। 40 के बाद मैं मेरा नियमित वार्षिक एनुअली हेल्थ चेकअप कराऊं। इस एनुअल हेल्थ चेकअप में कंप्लीट हेल्थ चेकअप शामिल हो, जिसमें टीएमटी या स्ट्रेस इको टेस्ट कंपल्सरीली शामिल हो। दूसरी चीज, हम इन रिपोर्ट्स को किसी भी कॉम्पेटेबल डॉक्टर को जरूर दिखाएं, क्योंकि आज के टाइम पे माइक्रो लेवल तक पैरामीटर डिसाइड हुए हैं। एलडीएल है, एलडीएल के बाद एलडीएल एक फोकसिंग प्रोडक्ट है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही है और उसको कंट्रोल करना, ध्यान देना बहुत जरूरी है। नॉर्मल रूटीन ईसीजी उसी टाइम वैल्यू रखती है जिस टाइम पर आपको कोई तकलीफ हो रही है, वरना अगर हम हमारा हेल्थ चेकअप कराने जा रहे हैं तो टीएमटी ही हमको हमारे भविष्य में आ सकने वाले खतरे के बारे में सही जवाब दे सकती है।
बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। सर इसके बाद प्रिवेंटिव मेडिसिन में और हम क्या कर सकते हैं, स्मोकिंग अगर कर रहे हैं, किसी भी तरीके का तंबाकू सेवन कर रहे हैं, तो खैनी, जर्दा, तंबाकू, ये सब इनको छोड़ें, बीड़ी, सिगरेट इन्हें अवॉइड करें। स्ट्रेस रिलीजिंग के लिए हम मेडिटेशन करें, ध्यान, नॉट योगा, ध्यान, ध्यान लगाएं। इसके अलावा हम अपने आप को किसी भी गेम एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। 24 घंटे में एटलीस्ट हम 20 मिनट से आधे घंटे का टाइम हमारे पर्सनल लेवल, पर्सनल बॉडी के लिए दें। मोबाइल एक बीमारी है, इससे थोड़ा सा अपने आप को बचाएं, इस समय को अपने शरीर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, गर्भवती महिलाओं को लेकर क्या कहना है? बहुत अच्छा पॉइंट दिया है। इस पॉइंट को मैं अच्छा इसलिए कहूंगा क्योंकि हमारे देश की आधी आबादी आज महिलाओं की है। महिलाओं का हर क्षेत्र के अंदर योगदान बढ़ रहा है। आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ रही हैं और कई क्षेत्रों में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी हासिल करी हैं। मेरे यहाँ मोनिका हॉस्पिटल में डॉक्टर मोनिका गायनेकोलॉजिस्ट है, SMS से पास आउट है। डॉक्टर मोनिका MS गायनी है। MS गायनी करने के बाद इन्होंने MS गायनी के बाद 3 बार का गोल्ड मेडल अचीव किया है। मैडम हर तरीके की गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक सर्जरी एंड सर्विसेज में कॉम्पेटिबल है। कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी हो, चाहे PPH का केस हो, चाहे पेशेंट के बच्चा उल्टा है, इनफर्टिलिटी चल रही है, बच्चे प्रेगनेंसी नहीं लग रही है, इन सब के लिए मोनिका के ट्रीटमेंट रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं। इस सबसे भी बेहतर चीज ये है कि मोनिका यहीं पे ही अवेलेबल रहती हैं। राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी ऑफ अ डॉक्टर, ये सबसे बड़ी बात है। आज आप कभी भी अपने किसी डॉक्टर को अपना बोलते हो, क्या वो रात को 1 बजे आपके लिए अवेलेबल है? आप अपने आप से क्वेश्चन करिए, आपका डॉक्टर रात को 3 बजे आपका फोन अटेंड कर रहा है, क्या आप अपने मन में अपने दिल पे हाथ रख करके इस बात को मान सकते हैं? आप किसी बिल्डिंग में जाकर के इलाज नहीं करा रहे हैं, आप आपके डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं। क्या आपका डॉक्टर खुद डिलीवरी करा रहा है या किसी ट्रेनिंग के डॉक्टर कर रहा है या नर्सिंग स्टाफ डिलीवरी करा रहा है? इन सब क्वेश्चंस को ध्यान देना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बहुत बड़ा, गर्भवती महिलाओं को क्या क्या ध्यान सावधानियां रखनी चाहिए? सबसे पहली सावधानी तो यही है कि उसे किसी भी कॉम्पेटिबल डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर वो हो जो उसके नियर बाय हो, डॉक्टर वो हो जो खुद उसके लिए अवेलेबल हो। दूसरी चीज, उसका खान पान नियमित तौर पे मेंटेन रहना चाहिए जिससे उसका हीमोग्लोबिन अच्छा रहे। बच्चे के अंदर रेगुलरली उसकी सोनोग्राफी होनी चाहिए जिससे बच्चे की ग्रोथ, बच्चे के चारों ओर पानी, बच्चे के कोई माल डेवलपमेंट तो नहीं है, ये सब चीजें समय रहते पता चल सके। हमने यहाँ पे केस भी देखा था, इस तरीके का केस आया कि 7 महीने की प्रेगनेंसी, उसका हीमोग्लोबिन 2.5 ग्राम था। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? हम लोगों ने उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज किया, चिरंजीवी योजना के अंदर उसको हमने ब्लड चढ़ाया, निःशुल्क इलाज किया उसका पूरा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ है कि उसका 2.5 ग्राम ब्लड रहा कैसे? इस सब पे समाज को, परिवारजनों को सोचने की जरूरत है कि 2.5 ग्राम ब्लड अपने आप नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं लेक ऑफ नॉलेज एंड नेग्लिजेंसी है, लापरवाही है। इस लापरवाही की आज के 21वीं सदी में कोई गुंजाइश ना रहे। इन्हीं बातों को देखें, कोई मैटरनल मॉर्टेलिटी ना हो, इसके लिए एंटीनेटल चेकअप्स और एंटीनेटल सर्विसेज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। डीपर एरियाज के अंदर बहुत प्रॉपरली रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरिंग रखनी चाहिए। गवर्नमेंट ने निरंतर प्रयास करे हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के थ्रू काफ़ी कोशिशें कराई गई हैं, आयरन की टैबलेट सप्लीमेंटेशन भी रहा है, लोगों को निरंतर जागरूकता फैलाई जा रही है, लोगों को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल बुलाने के लिए तरह तरह की अट्रैक्टिव योजनाएं गवर्नमेंट ने अनाउंस की हुई है। लेकिन जब तक जनता का माइंडसेट सेट नहीं होगा इलाज के लिए, तब तक सरकारी या किसी भी डॉक्टर का प्रयास सफल नहीं हो सकता। जागरूक रहना जरूरी है, हर चीज पे नॉलेज हो तो सरकारी सेवाएं भी ले सकते हैं।
बहुत जरूरी बात है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं। मैं आपको एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूँ। आज हम में से कितने लोग ये बात सोचते हैं कि 10वीं से 12वीं क्लास में पढ़ने वाली जो लड़कियां हैं वो आगे जाकर भविष्य की माँ है। उनकी हेल्थ के प्रति अवेयरनेस समाज में कितनी है, उनका हीमोग्लोबिन लेवल कितने माँ बाप चेक करा रहे हैं, कितना उनको हाइजीन के बारे में समझाया जा रहा है, कितना उनको सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में प्रॉपरली गाइड किया जा रहा है। सरकार ने इनिशिएटिव लिया था गुड टच बैड टच का, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। लेकिन ये रेगुलर बेसिस पर हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम इस बात को रेगुलर बेसिस पर मेंटेन करें या रेगुलर बेसिस पर लोगों को अवेयर करें। सर सर्वाइकल कैंसर के बारे में। सर्वाइकल कैंसर एक प्रिवेंटिव वे में ट्रीट होने लायक बीमारी है। सर्वाइकल कैंसर होता है, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है, जिसका जो मेन कॉज है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। और इससे बचाव का बहुत सिंपल तरीका आज के इंसान ने खोज लिया है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीनेशन। यह वैक्सीनेशन बहुत नॉमिनल रेट्स के अंदर अवेलेबल है और 12 साल से ज़्यादा की बच्चियों एवं बच्चों, लड़के एवं लड़कियों दोनों को ये वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए, जिससे भविष्य में उनकी सर्वाइकल कैंसर के होने की और पेनाइल कैंसर होने की संभावना बिल्कुल मिनिमम हो जाए। गवर्नमेंट अपने लेवल पे प्रयास भी कर रही है कि इस वैक्सीनेशन को प्रमोट करे, लेकिन माँ बाप जब तक जागरूक नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। सर मोनिका हॉस्पिटल में गरीब और जरूरतमंदों के लिए क्या है? सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि मोनिका हॉस्पिटल ने इस क्षेत्र के अंदर आज लोएस्ट रेट पे हाई एंड क्रिटिकल केयर सर्विसेज प्रोवाइड की। इसके अलावा हमने यहाँ पे चिरंजीवी आयुष्मान योजना जो है, इसके अंदर लोगों का बिल्कुल निःशुल्क इलाज प्रोवाइड करवाया। आज 6 ब्रांचेज में हम लोग 6 ब्रांचेज के अंदर हम लोग यह इलाज चिरंजीवी के अंदर इलाज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें जनरल मेडिसिन है, इसके अलावा जनरल सर्जरी है, ईएनटी है, यूरोलॉजी है, गायनी है और ऑर्थोपेडिक्स है। इसके अंदर इलाज पूर्णतः निःशुल्क इलाज मौजूद है और हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। इसके अलावा कैशलेस मेडिकल सर्विसेज हैं। इन सब के अलावा भी समय समय पर हम लोगों ने अपनी तरफ से कई ऐसे काम किए हैं। हालांकि अपने कहा जाता है, कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। तो हमने कई गरीब मरीजों को पूर्णतः निःशुल्क इलाज भी दिया है। कई मरीजों को हमने सामाजिक संस्थाओं से पैसा दिला करके भी उनका इलाज किया है और ऐसा मरीज भी हमने ट्रीट किया है जिसके लिए हमने स्टेट लेवल के मीडिया हाउसेज से फंडिंग कराने की कोशिश करके उसको पैसा दिलाने की कोशिश की, क्योंकि निहायत ही गरीब था। ये हमारे पर्सनल एफर्ट रहते हैं कि मरीज को इलाज मिले। हमने जनरल वार्ड के अंदर ही आज पूरी ऑक्सीजन सप्लाई एंड क्रिटिकल केयर सिस्टम कर रखा है। अफोर्डेबल पेशेंट्स को आईसीयू में तभी भेजा जाता है जब उनको रियली नीड हो, अदरवाइज उनका मैक्सिमम ट्रीटमेंट जनरल वार्ड के अंदर ही हो जाता है। सेकेंड थिंग, हम भी समझते हैं कि किसी के पास में पॉकेट में पैसा कितना है नहीं है, तो उस समय पर मरीज को भर्ती इलाज चालू करना पहली प्राथमिकता होती है। बिना पैसा जमा हुए भी हम लोग इलाज चालू कर लेते हैं। थर्ड थिंग, हमने विभिन्न सामाजिक संस्थाओं को हमारे लेटर हेड पे यहाँ पर डिस्काउंट अनाउंस कर रखे हैं और प्रॉपरली वो डिस्काउंट हम लोग पास ऑन करते हैं। हमने निःशुल्क कैंप काफी किए हैं। हमने बालिका प्रोत्साहन के लिए स्कूल्स के अंदर भी हमने बच्चों को पुरस्कृत किया है हमारी तरफ से, जिससे बच्चियां ड्रॉप आउट ना हो, पढ़ाई करें या अपने रेगुलर हीमोग्लोबिन चेक कराएं। हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप किए हैं। मेरी कोशिश रहती है कि आज ब्लड डोनेशन को हम जितना बढ़ावा दे सकते हैं उतना हम बढ़ावा दें। इसके अलावा समय समय पर हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल के बाहर, जयपुर क्षेत्र में और अदर डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर के हेल्थ चेकअप कैंप्स रेगुलरली, निःशुल्क हेल्थ चेकअप रेगुलरली करें और मरीजों को अवेयरनेस और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने अपना कीमती समय दिया और जनता को आपके एक्सपीरियंस को शेयर किया।
वीडियो आपको कैसा लगा और सर की जो एडवाइस की मरीजों के लिए और अपनी तरफ जो उन्होंने दे सकता है सेवाएं वगैरह जिन्होंने काम किए वो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताइए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू। ऐसे ही खास खबरों को देखने के लिए देखते हैं राजस्थान केसरी। ऐसी एक और शख्सियत के साथ हम लोग जरूर हाजिर होंगे।